और फिक्र में अब बात टीवी9 के सत्ता सम्मेलन की। हमारे इस मंच पर आज कई दिग्गज नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, अपना विजन पेश किया। ग्लोबल से लेकर लोकल और राजनीतिक मुद्दों पर हमने उनसे सवाल किए। शुरुआत करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से। राज्य की जनता से इमोशनल कनेक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। सीएम रेवंत ने बीजेपी पर दक्षिण भारत से भेदभाव का इल्जाम लगाया और यह भी कहा कि केंद्र में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको बता दें, दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां इस बार बीजेपी भी पूरा दमखम दिखा रही है। ऐसे चुनावी माहौल में सीएम रेवंत ने बीजेपी को लेकर और क्या-क्या कहा, सुनिए। आपने जब इमोशन की बात की तो मुझे उस इमोशन से कनेक्टेड एक अफेक्शन आपके लिए वो जो इलेक्शन में सॉन्ग्स होते हैं उनमें दिखा। शेर का बच्चा आ रहा है, बहादुर योद्धा लड़ रहा है, कांग्रेस का झंडा उठाकर चलने वाला योद्धा। रामायण देखो, रावण है इसीलिए राम का नाम रोशन हो गए। महाभारत देखो, दुर्योधन है इसीलिए भीम का नाम आगे। तो हर इतिहास में जब जब ताकत वाले विलन रहेंगे तब आम आदमी भी हीरो बन सकता है। तो तेलंगाना में भी हमारा विरोध पक्ष के जो नेता थे वो एक बड़ा विलन होकर तेलंगाना 4 करोड़ जनता को जब तकलीफ दे रहे थे, तब आम जनता से एक नौजवान लड़का उबल के आगे, जनता ने तैयार किया, मैं खुद से मैं नहीं बना, जनता ने मुझे हीरो बनाए। सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है और मैं रजनी जी को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगा, वो है डीलिमिटेशन, परिसीमन। और इसको लेकर सरकार बिल लाने पर भी विचार कर रही है। आपका टेक इस पर? मोदी जी का जो 3D पॉलिसी है, ये 3D पॉलिसी के खिलाफ दक्षिण भारत को इकट्ठा करने का जरूरत है। डिलिमिटेशन, डिवोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, मोदी 3D के हिसाब से सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मोदी जी के खिलाफ हम, ये 3D के खिलाफ हम लड़ना चाह रहा है। हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। जो हाथी का दांत दिखता है वो खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे ही बीजेपी और गृह मंत्री जी जो कह रहा है, कहने के लिए अच्छा है, मीठे मीठे बात बोलने में, सुनने में भी ठीक लगता है, मगर वो गृह मंत्री क्यों साउथ को नहीं दिए? क्यों कर्नाटक से उन्हीं का पार्टी का है? तेलंगाना से 8 लोग एमपी को दिए हम लोग, केरला से भी एक एमपी जीत गए उन लोगों का, पुदुचेरी में उनका ही सरकार है, आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार है, वहाँ से भी एमपी जीत के आ गए। तो इसका मतलब क्या है? हम नहीं चला सकते क्या इस सरकार को? हम नहीं बैठ सकते क्या वो कुर्सी में? तो इसका मतलब डेलिबरेटली दे आर डूइंग दिस मिसचिफ। चलो ये छोड़ो, वेंकैया नायडू जी को क्यों राष्ट्रपति नहीं बनाए? मोदी जी गुजरात से जाकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मगर वेंकैया नायडू जी को राष्ट्रपति बनाने में क्या दिक्कत है? आपका ही पार्टी का है, वो कांग्रेस से आया हुआ नहीं है। और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए। कई मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और सरकार पर गैस सिलेंडर के बहाने कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई बदसलूकी का जिक्र भी किया। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि इंडिया का हाल क्या मानूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। अखिलेश जी, अब एक और विवाद की जड़, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, आपका उस पर स्टेटमेंट भी आया। आपको नहीं लगता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार दोनों तरफ से इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, बेवजह बढ़ाया जा रहा है? ये अच्छा हम लोगों को भी नहीं लगा। और तब जब उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री योगी हैं, उन्होंने पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे।
और इस वक्त ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के चलते ग्लोबल संकट है। भारत भी इसे लेकर चिंतित है और व्यापक प्लानिंग में जुटा है। TV9 के सत्ता सम्मेलन में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपनी राय रखी। उन्होंने मौजूदा विदेश नीति को देश हित में नहीं बताते हुए फरवरी में PM के इजरायल दौरे पर सवाल उठाए। साथ ही तेल खरीद पर ट्रंप की मनमानी का भी विरोध जताया। सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। अब हो क्या रहा है? हमला तो हो गया, 5 दिन लगे हमको कंडोलेंस देने के लिए। 7 दिन के बाद हमने वो 160 स्कूल के बच्चों के मरने पर बात की। हाँ, ट्रंप हमको बोल दिया 2018 में ईरान से ऑयल मत लो। आपको मालूम यूको बैंक में 60,000 करोड़ हमने जमा करवाए थे। ईरान से हम ऑयल ले रहे थे और ईरान यहां से पैसों को लेकर नहीं जा रहा था, यहां से सामान खरीदकर भारत से लेकर जा रहा था। आज हम वो भी नहीं, हमने ट्रंप बोला गोरी चमड़ी वाला कि हम, ट्रंप ने कह दिया कि आप मत खरीदो रशिया से, हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया खरीद लो, हम खरीद लेंगे। नुकसान किसको हो रहा है? और TV9 के सत्ता सम्मेलन में हमारी एक मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही। उनसे राहुल गांधी की छवि को लेकर सवाल हुए। राहुल अक्सर लोकसभा में माइक बंद करने का इल्जाम भी लगाते रहे। इन दोनों आरोपों पर स्मृति ईरानी ने क्या जवाब दिया, अब ये सुनिए। राहुल गांधी पिछले कुछ समय के दौरान काफ़ी अग्रेसिवली अपनी बात को रखते हुए दिखाई दिए हैं और उनका ये कहना है और उनकी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है, बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। देखिए, किसी की छवि पैसे पर निर्भर नहीं करती। इस देश की जनता को इतना कम मत आंकिए कि आप देश की जनता की आंखों में धूल ढोक देंगे, कोई रील बना देंगे और जनता उस रील को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगी कि जनता सब्सटेंस और फैक्ट को देख नहीं पाएगी। आज अगर विपक्ष के किसी नेता के बारे में जनता के मन में कोई छवि है, आप उसका जिम्मा पूरा बीजेपी पे थोपे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ बीजेपी के मंचों से कोई कटाक्ष किया गया या प्रस्तुत किया गया। सार्वजनिक जीवन में वो वर्षों से हैं और जनता ने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने आप को जैसे प्रस्तुत किया उसके आधार पर आंका है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। आपका माइक चल रहा है, इनका माइक सबको सुनाई दे रहा है। हेमंत जी कहाँ हैं? बुला लीजिए उनको, ये माइक चल रहा है, चलिए। हाँ, बुलाइए और कहिए जनता सामने बैठी, तुम बैठे, माइक ये रहा, चल रहा है, अब बोलो। नहीं, वो संसद में कह रहे हैं ना मेरा माइक बंद कर दिया। कि आप देखिए, आपको नियम के अनुसार बोलना है और आप नियम की परिधि को तोड़ना चाहते हैं और आप कहते हैं आप मुझे नियम तोड़ने क्यों नहीं दे रहे। संसद में स्पीकर को एक व्यवस्था के अनुरूप संसद चलानी है, लोकसभा चलाना है। और हमारे सत्ता सम्मेलन में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी शिरकत की। हमारे प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाए। कहा कि बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों को खत्म कर रही है। बीजेपी की तुलना उन्होंने ऐसी वॉशिंग मशीन से की जिसमें जाकर हर भ्रष्ट नेता बेदाग हो जाता है। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो। तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं कि फलां फलां का तो नामों निशान मिटा दिया। ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसे नवीन पटनायक के साथ क्या। ठीक है ना, ये वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद के अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो ख़त्म कर दिया बस। वो
तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया और अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी। ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी जो छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। और हमारे मंच पर राहुल गांधी के करीबी दोस्त रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। हमने उनसे नेता प्रतिपक्ष के संसद में नहीं बोलने पर के दावे पर सवाल किया। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह जवाब सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। आप ही तय करते हो कि मैं नहीं बोलना चाहता, मैं दूसरों से बुलवाना चाहता हूं, तो आपको बोलने किसने रोका है? पूरा समय आपका है और स्पीकर की इंपीचमेंट का विषय उनके द्वारा उठाया गया। और स्पीकर की इंपीचमेंट आप समझो, आप प्रजातंत्र के मंदिर के एलओपी हो और उस विषय पर आपने एक शब्द नहीं बोला और फिर आप कहते हो कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जैसे गृह मंत्री जी ने पूरा ब्यौरा दिया, उन्होंने आधा से ज्यादा समय तो आप विदेश में हो, तो जैसे उन्होंने बोला अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप वर्चुअली जुड़ जाओगे विदेश से संसद में बोलने के लिए। अगर आप अपने आप को मदद नहीं करना चाहते हो, आप बोलना नहीं चाहते हो और आप बोलते हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो कौन आपको मदद करे? और टीवी 9 के मंच पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राज्य में नक्सलवाद जड़ से खत्म होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि एमपी में लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया गया है। आपका एक डायलॉग बड़ा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, लाल सलाम को आखिरी सलाम। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश से पूरी तरह से नक्सल समस्या को आपने टाटा बाय बाय कर दिया है? ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में हमने अपने राज्य से बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये 3 हमारे प्रभावित जिले थे, लेकिन आज की स्थिति में हमने लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। ना एक कोई बचा है, ना कोई एक तरह से जो सरेंडर कर सकते वो जेल में है, जिन्होंने नहीं माना वो भगवान के यहाँ है, बीच में कोई नहीं है।